डीएवी के एसएसटी चैप्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया को इस वीडियो में आपको इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया की डिस्कवरी 1498 में हुई थी। वास्को डी गामा कैलिकट नाम की जगह पे, जो एक ये कोस्टल टाउन है इंडिया का, वहाँ पे वास्को डी गामा आया था कैलिकट में 1498 में। और वास्को डी गामा पहला ऐसा यूरोपियन था जो इंडिया में लैंड किया था। वास्को डी गामा के इंडिया में आने के बाद यूरोपियंस को पता चला कि इंडिया नाम की एक कंट्री वर्ल्ड में इस लोकेशन पे एग्जिस्ट करती है। 16th सेंचुरी आते आते पोर्चुगीज लोगों ने, ये भी एक पोर्चुगल कंट्री का था, ये भी पोर्चुगीज लोगों ने गोवा को अपनी कॉलोनी बना लिया था। यानी पोर्चुगीज लोगों ने गोवा के ऊपर अधिकार कर लिया था, कब्जा कर लिया था। आने वाले सेंचुरी में, आने वाले 100 सालों में इंडिया जो है वो यूरोपियन ट्रेडर्स की, एडवेंचरर्स की, मिशनरीज की एक फेवरेट लोकेशन बन गया। यानी यूरोप से बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे मिशनरीज यानी क्रिश्चियन रिलीजन को प्रमोट करने वाले बहुत से एडवेंचर लविंग लोग जो हैं इंडिया में आने लगे। कहाँ से? इंग्लैंड से, स्पेन से, फ्रांस से, हॉलैंड से लोग इंडिया में आने लगे। इंपीरियलिज्म की शुरुआत इंडिया में हुई जब मुगल एम्पायर इंडिया में कमज़ोर पड़ने लगी और मुगल एम्पायर में कोई बहुत बड़ा और एफिशिएंट और एबल किंग ना होने की वजह से मुगल एम्पायर टूटने लगी। तब इंडिया में इंपीरियलिज्म की शुरुआत हुई। इंपीरियलिज्म का मतलब है दोस्तों कि इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किसी फॉरेन पावर के हाथ में जाने लगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंडिया किसी विदेशी ताकत के कब्जे में जाने लगी। इंडिया में कोई भी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। इंडिया में बहुत छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे। औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 में मुगल किंग औरंगजेब की डेथ हुई थी। औरंगजेब के बाद जो मुगल एम्परर्स बने वो उतने एबल और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर्स और किंग्स नहीं थे। तो एक बहुत ऐसी अथॉरिटी इंडिया में नहीं थी जो बाहर से आने वाली किसी पावर को डरा सके। और इंडिया में औरंगजेब के बाद इंडिया में बहुत छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गए जिनको हराना बहुत बड़ी बात नहीं थी। बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर जैसे स्टेट्स बन गए। सिख्स, मराठास, जाट्स, राजपूत्स ने अपनी अपनी किंगडम्स एस्टेब्लिश कर ली। अब ये ऐसी स्टेज थी, ऐसी पॉलिटिकल स्टेज थी इंडिया में जिसका कोई भी विदेशी ताकत फ़ायदा उठा सकती थी। देखिए, 1707 से पहले मुगल एम्पायर इंडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अगर कोई भी फॉरेन पावर, विदेशी ताकत इंडिया में आती तो उसको आने से पहले 100 बार सोचना पड़ता, क्योंकि अगर वो इंडिया में वॉर करती कोई भी तो उसको मुगल एम्पायर का सामना करना पड़ता, जो कि उस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी, जिसको हराना किसी के बस की बात नहीं थी, आसान नहीं था। लेकिन जैसे ही मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुई, टूटना शुरू हुई, छोटे छोटे इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनना शुरू हुए, वैसे वैसे कोई बहुत बड़ी चुनौती इंडिया में नहीं रह गई थी और ये यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आने लगी। क्या ढूंढ रहे हो? हाँ, ट्रेडिंग कंपनीज शुरू में बहुत सारी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में आके बिजनेस करने लगी। उन्होंने अपने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बना लिए। उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स मेनली कोस्टल एरियाज में बनाए, क्योंकि उस वक्त माल आता और जाता मेनली शिप्स के जरिए था, इसलिए उस वक्त के ट्रेडिंग सेंटर्स मेनली कोस्टल एरियाज हुआ करते थे। इन ट्रेडिंग सेंटर्स को वो यूरोपियन कंपनीज फैक्ट्रीज कहा करती थी। फैक्ट्रीज का मतलब वो जगह जहाँ पे उनके ऑफिसर्स रहते थे, उनके सेक्टर्स रहते थे, इसलिए इन जगहों के नाम उन्होंने क्या रख दिया? फैक्ट्रीज रख दिया। हर यूरोपियन कंपनी अपनी फैक्ट्री को फोर्टिफाई करके, सेफ गार्ड करके रखती थी, क्योंकि हमेशा ही डर रहता था कहीं उसकी दुश्मन कंपनी, कहीं उसकी राइवल कंपनी उसके ट्रेडिंग सेंटर के ऊपर हमला ना कर दे। वो इंडिया से मसाले, कॉटन टेक्सटाइल, इंडिगो, सॉल्ट पेट्रे, ये सारी चीज़ें बहुत बड़े सस्ते दामों में खरीदते थे और यूरोप और अमेरिका में बहुत हाई प्राइस में इन चीज़ों को बेचते थे। प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा था, कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन था। इसीलिए फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में कंपटीशन हो गया कि कौन ज़्यादा माल खरीदेगा, कौन ज़्यादा बेचेगा। एक तरीके से इंडिया में माल खरीदने के लिए, उसको बाहर बेचने के लिए, शिपिंग करने के लिए एक होड़ सी लग गई अलग अलग ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में। दूसरी ट्रेडिंग कंपनीज जो थी, उन्होंने जितनी भी ट्रेडिंग कंपनीज आई, लास्ट में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दो मेन राइवल्स रह गए इंडिया में।
बाकी जो ट्रेडिंग कंपनीज, इनके अलावा जो ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में आई थी उनकी इतनी नहीं चली कि वो इंडिया में बड़ी पावर बन पाते। आगे आता ईस्ट इंडिया कंपनी। दुनिया में कहीं भी इतनी अमेजिंग स्टोरी नहीं मिलती जितनी कि ब्रिटिश एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में देखने को मिलती है। इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर बनना, इंडिया का ब्रिटेन के कंट्रोल में जाना, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आना कोई डेलिब्रेट एफर्ट नहीं था, एक बार में हुआ काम नहीं था, लेकिन सीरीज ऑफ एपिसोड्स, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे छोटी छोटी घटनाएं हुई जिन्होंने इंडिया का पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में दे दिया। और पॉलिटिकली इंडिया EEIC इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए सूरत में और 3 प्रेसिडेंसी सेटलमेंट्स बनाई, फोर्ट विलियम बंगाल में, फोर्ट सेंट जॉर्ज मैड्रास में और बॉम्बे कासल। यहाँ पे इन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी सेटलमेंट्स बनाई। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजाओं के साथ, लोकल प्रिंसेस के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए ताकि उनके प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। इंडियन रूलर्स ने अलायंसेस साइन की, एग्रीमेंट साइन किए। जैसे आज के टाइम में हम एफिडेविट साइन करते हैं ना, एफिडेविट साइन करते हैं जब भी आपस में हम कोई डील करते हैं, उस दौरान ये अलायंस साइन करते थे, एग्रीमेंट करते थे आपस में। इंग्लैंड की मिलिट्री की हेल्प मिलती थी किसको? इंडियन रूलर्स को, और इंडियन रूलर्स आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते थे। इसका मतलब एक फॉरेन पावर आके, एक विदेशी कंपनी आके इंडिया के हालातों का फायदा उठा रही थी। कैसे उठा रही थी? इंडिया के किंग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इंडिया के किंग खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंपनी की मिलिट्री की हेल्प मांगते थे, और कंपनी की मिलिट्री की हेल्प मांगते थे तो कंपनी उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लेती थी। उस एग्रीमेंट में कंपनी ऐसे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस रखती थी जिससे कंपनी की पॉलिटिकल पावर और पॉलिटिकल कंट्रोल उस जगह के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के ब्रिटिशर्स इंडिया में डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, इंडिया के किंग्स को आपस में भिड़ा देते थे और उनको कमज़ोर करके उनकी एम्पायर्स को अपने कब्जे में ले लिया करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो इंडिया के राजा हैं, इंडिया के जो किंगडम्स है, वो कठपुतलियां बन गई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों की। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की काफ़ी प्रिविलेज्ड पोजीशन थी इंग्लिश गवर्नमेंट के साथ भी, यानी इंग्लैंड से आई हुई इस ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी देश की सरकार के साथ भी बहुत अच्छी बनती थी। और इंग्लैंड की सरकार ने इस कंपनी को ट्रेड मोनोपोलीज दे रखी थी, टैक्स में छूट दे रखी थी, ठीक है, जिसकी वजह से दूसरी कंपनियां इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जलती थी, ब्रिटेन की दूसरी कंपनियां, ठीक है। ट्रेड मोनोपोली का मतलब इंडिया से माल खरीदने की इजाज़त इंग्लैंड की एक ही कंपनी को थी, वो थी EEIC यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आगे हमारे पास सवाल आता है कि अगर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, एक बिजनेस करने वाली कंपनी थी, तो वो इंडिया में इंपीरियल पावर कैसे बन गई? पूरे इंडिया के ऊपर उसने कब्जा कैसे कर लिया? इसका आंसर ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एक इंपीरियल पावर बनी अपने ट्रेड को बचाने के लिए, अपने व्यापार को बचाने के लिए दूसरे यूरोपियन कंपनीज से। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में शुरुआत की थी एक बिजनेस के तौर पे, एक बिजनेस कंपनी के तौर पे, ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे इंडिया में आई थी, लेकिन धीरे धीरे इसने पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और ये कंपनी पूरे इंडिया की जो है मालिक बन बैठी। इस कंपनी का मेन एम था, पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टेब्लिश करने का मेन एम था मोनोपोली हासिल करना, ताकि जितनी भी दूसरी कंपनियां हैं बाकी यूरोपियन कंपनीज को इंडिया में से भगा सके, इसलिए इसने इंडिया को अपना गुलाम बनाया। कंपनी जो है वो अक्सर कन्फ्लिक्ट करती रहती थी, कन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े होते रहते थे दूसरे ट्रेडर्स और दूसरी कंपनीज के साथ, इसीलिए कंपनी ने अपनी खुद की मिलिट्री बनाई, खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बनाए और धीरे धीरे इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स बन गई कि इसने बंगाल, मैड्रास, बॉम्बे, धीरे धीरे पूरी कंपनी, पूरी इंडिया के ऊपर एक अपना अधिकार कर लिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी कंपनी जो कि ट्रेड करने के लिए इंडिया में आई थी, व्यापार के मकसद से इंडिया में आई थी, वो पूरे इंडिया की मालिक बन बैठी। कंपनी अपनी खुद की एक ऑक्सिलरी गवर्नमेंट चला रही थी, उसके पास खुद की एक मिलिट्री पावर थी इंडिया में, और ये चीज़ एंड हुई 1858 में। अब हम आज़ाद तो हुए थे स्टूडेंट्स 1947 में,
लेकिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में 1858 में ख़त्म हो गया था। 1858 के बाद इंडिया में इंग्लैंड की गवर्नमेंट का जो है कब्जा हो गया था। 1858 से पहले जहां हम एक कंपनी के गुलाम थे, 1858 में इंग्लैंड के पार्लियामेंट में एक कानून पास हुआ। उस कानून के पास होते ही हम एक कंपनी के गुलामी से छुट के एक देश इंग्लैंड ब्रिटेन की गुलामी करने लगे, यानी हम एक देश के गुलाम हो गए। पहले हम एक कंपनी के अंडर थे। अब आगे आता है द कार्नेटिक वॉर्स। कार्नेटिक वॉर्स कई लड़ाइयों की एक सीरीज है, यानी कई लड़ाई हुई थी कार्नेटिक वॉर्स में, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। इंडिया के अंदर व्यापार को लेके, इंडिया के अंदर ट्रेडिंग पोर्ट्स को लेके ये कार्नेटिक वॉर्स 1746 से 1763 के बीच में हुए थे। ये जो लड़ाइयाँ थी कार्नेटिक वॉर्स थे, ये वॉर जो है ये अपॉर्चुनिटीज़म को देख के हुए थे दोनों साइड्स में। जो इंडिया के प्रिंसेस थे वो ना तो इंग्लैंड को ना ही फ्रांस को अपनी पावर नहीं देना चाहते थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने यूरोपियंस के साथ कोऑपरेट करना शुरू किया अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। यानी कुछ राजाओं ने तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया, ये सोच के कि जब मेरी कभी लड़ाई होगी दूसरों के साथ तो ये कंपनी मेरी हेल्प करेगी। कुछ राजाओं ने यही सोच के फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प की, ये सोच के कि जब भी मुझे ज़रूरत होगी तब ये फ्रेंच कंपनी मेरी लड़ाई में हेल्प करेगी। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का जो सिनेरियो है स्टूडेंट्स, ये पहले ही शुरू हो गया था। 1740 में एक सक्सेशन वॉर हुआ था, ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर हुआ था। ये इस वॉर में, इस लड़ाई में यूरोप के बहुत सारे देश पहले से ही यूरोप में लड़ाई लड़ रहे थे। उस लड़ाई में इंग्लैंड और फ्रांस दोनों अपोजिट साइड्स पे थे। यानी इनकी लड़ाई जो है इंग्लैंड और फ्रांस की जो लड़ाई है वो ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर में पहले से ही चल रही थी। दोनों के बीच में पहले से ही तनातनी थी। ऑस्ट्रिया और पर्शिया के बीच में होने वाले लड़ाई में सारे यूरोपियन देश पार्टिसिपेट कर रहे थे, कोई किसी तरफ से, कोई किसी तरफ से। अब आगे आता है कोमोडोर बार्नेट, जो कि ब्रिटिश नेवी ऑफिसर था। वो इंडिया में आया सेना के साथ, लेकिन फ्रेंच लोगों ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, हम शांति समझौता चाहते हैं। कार्नेटिक का जो नवाब था अनवरुद्दीन, उसने भी कहा कि मेरे इलाके में कोई लड़ाई नहीं करेगा, वो नवाब था वहाँ का। इसलिए कोमोडोर बार्नेट इंग्लैंड वापस चला गया। लेकिन डुप्लिक्स, जिसने कि शांति समझौता कहा था ब्रिटिशर्स को करने के लिए, ये फ्रेंच गवर्नर था, इसने अपनी जो है प्रॉमिस तोड़ दी और मैड्रास के ऊपर अटैक करके मैड्रास को अपने कब्जे में ले लिया। ब्रिटिश लोगों ने नवाब को, अनवरुद्दीन को कंप्लेंट किया कि आपकी वजह से हमने लड़ाई नहीं की और देखो इसने हमारी जगह के ऊपर कब्जा कर लिया। अब नवाब ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अटैक कर दिया। बैटल हुआ 1746 में, अनवरुद्दीन ही इस बैटल में हार गया। ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर भी 1748 में ख़त्म हो गया था। लेकिन अब बड़ी एक फोटो, चल रेडी, ओ सुपर बड़ी इस बैटल में थे। अनवरुद्दीन वाले बैटल में तो फ्रांस जीत गया था, लेकिन ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर में फ्रांस हारने वाली साइड पे था, डिफीटेड साइड पे था। इसका मतलब फ्रांस की जो पावर है वो पहले से ही काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और इसीलिए फ्रांस को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी इंग्लैंड के साथ, और मैड्रास जिसके ऊपर उसने कब्जा किया था वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस करना पड़ा। तो बड़े ध्यान से आप इस बात को समझें स्टूडेंट्स। आगे आता है सेकेंड कार्नेटिक वॉर। ये कार्नेटिक वॉर के रीजंस और कोर्स थोड़े से उलझे हुए हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो इस वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा ज़रूर देखें। देखिए, चंदा साहिब जो कि दोस्त अली खां का सन इन लॉ था, दामाद था, और अनवरुद्दीन, इन दोनों के बीच में कार्नेटिक का नवाब बनने के लिए लड़ाई छिड़ी हुई थी। निज़ामुल मुल्क की डेथ के बाद, निज़ामुल मुल्क डेक्कन सूबेदार था, 1748 में उसकी डेथ हुई थी। मुजफ्फर जंग जो कि निज़ामुल मुल्क का पोता था, और नज़ीर जंग जो कि निज़ामुल मुल्क का बेटा था, यानी ये दोनों आपस में रिलेटेड थे। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई कि कौन नवाब बनेगा, कार्नेटिक का राजा कौन बनेगा। फ्रेंच लोगों ने मुजफ्फर जंग का साथ दिया, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब का। मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब, ये मुजफ्फर जंग और ये चंदा साहिब दोनों एक तरफ थे, इनका साथ दिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनका साथ दिया, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब की टीम का, इस टीम का, ठीक है। और फ्रेंच ने, मुजफ्फर जंग ने और चंदा साहिब ने, इन्होंने तीनों ने मिलके
नज़ीर जंग और अनवरुद्दीन को हरा दिया और साउथ इंडिया में पूरी ट्रेड फ्रेंच कंपनी के हाथों में चली गई। अनवरुद्दीन जो था वो इस लड़ाई में मारा गया और उसका जो बेटा था मोहम्मद अली वो भाग गया। दूसरी तरफ इस लड़ाई के दौरान ही जब एक बार अनवरुद्दीन मारा गया और ऐसा लगा कि लड़ाई फ्रेंच कंपनी जीत गई है, तभी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस लड़ाई में आई। उसने नज़ीर जंग जो कि हार रहा था इस लड़ाई में, अनवरुद्दीन तो मारा ही गया था। देखिए, एक तरफ तो थे चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग और फ्रेंच, दूसरी तरफ से नज़ीर जंग और अनवरुद्दीन। शुरुआत में अनवरुद्दीन मारा गया, उसका बेटा भाग गया। नज़ीर जंग ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हाथ मिला लिया लड़ाई के बीच में ही। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी नज़ीर जंग के साथ आ गई और इन दोनों ने मिलके फिर इनको हरा दिया। यानी ये इस वॉर में चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग और फ्रेंच कंपनी आखिर में लास्ट में जाके सेकेंड कार्नेटिक वॉर में हार गई। आगे आता थर्ड कार्नेटिक वॉर। थर्ड कार्नेटिक वॉर 1756 में शुरू हुआ फ्रेंच और इंग्लिश कंपनीज के बीच में। फ्रेंच कंपनी ने जब मैड्रास के ऊपर कब्जा किया, रॉबर्ट क्लाइव ने कर्नल फोर्ड को भेज दिया नॉर्दर्न सरकार्स के ऊपर कब्जा करने के लिए, जो कि फ्रेंच टेरिटरी थी। फोर्ड ने नॉर्दर्न सरकार्स के ऊपर कब्जा कर लिया और सलाबत जंग को, जो कि निज़ाम था हैदराबाद का उस वक्त हैदराबाद एक अच्छी मानी हुई किंगडम थी, सलाबत जंग को अपने घुटनों पे झुका लिया। यानी सलाबत जंग को मजबूर कर दिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देने के लिए। सलाबत जंग ने नॉर्दर्न सरकार्स ब्रिटिश को के कब्जे में दे दी कि तुम ले जाओ, मैं फ्रेंच से छीन के ये किंगडम, ये जो पार्ट है, ये जो इलाका है, वो तुम्हें देता हूँ। 1760 में वेंडी वॉश नाम की जगह पे इंग्लिश और फ्रेंच कंपनी के बीच में एक लड़ाई हुई। देखिए, पहले से ही दोनों के बीच में तनातनी हो रखी थी। फ्रेंच लोगों ने जहाँ मैड्रास को कब्जा कर रखा था, जो कि इंग्लैंड की ट्रेडिंग सेंटर थी, वहीं इंग्लिश कंपनी ने नॉर्दर्न सरकार के ऊपर कब्जा कर लिया था, जो कभी फ्रेंच की ट्रेडिंग सेंटर हुआ करती थी। तो वेंडी वॉश में 1760 में दोनों आमने सामने आ गए। इस लड़ाई में फ्रेंच लोग हार गए। पोंडीचेरी, जिसको आज पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। 1763 में ये लड़ाई खत्म हुई, ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई। इस ट्रीटी के मुताबिक पोंडीचेरी जो था ना, पोंडीचेरी, वो फ्रेंच को वापस दे दिया गया। ठीक है, यानी फ्रेंच लोग हार गए थे, बाकी सारी इंडिया के ऊपर तो कब्जा हो गया था इंग्लैंड का, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन कुछ एक जगह जो थी वो फ्रेंच को वापस कर दी गई। रॉबर्ट क्लाइव का बहुत बड़ा नाम हो गया। ये शुरू में एक सिंपल सा सिपाही, पता नहीं क्लर्क था, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव का एक बहुत बड़ा नाम हो गया भारत के राजाओं के बीच में। उसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कई लड़ाइयाँ जीती। डुप्लिक्स, जो कि फ्रेंच गवर्नर था, उसकी शान को मिट्टी में मिला दिया। हर बार उसने डुप्लिक्स को नीचा दिखाया। बार बार की हार से परेशान होके फ्रेंच सरकार ने डुप्लिक्स को बेइज्जती के साथ वापस बुला लिया। ये था थर्ड कार्नेटिक वॉर। धीरे धीरे फ्रेंच इंडिया कंपनी को 1770 में बंद कर दिया गया और इंडिया में पूरे तरीके से ब्रिटिश सुप्रीमेसी, यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा हक हो गया इंडिया में। बंगाल कॉन्क्वेस्ट, ब्रिटिश जो थे वो बंगाल के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि बंगाल उन दिनों काफ़ी अमीर इलाका हुआ करता था, वहाँ से टैक्स बहुत अच्छा आता था। अलीवर्दी खान, जो कि नवाब था बंगाल का, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त और एफिशिएंट राजा था। उसने यूरोपियन मर्चेंट्स के साथ शांति के साथ एक सिस्टम के साथ काम करना शुरू किया और कंट्रोल में रखा, यूरोपियन कंपनीज को अपने कंट्रोल में रखा। लेकिन उसकी मौत के बाद उसका पोता सिराजुद्दौला नवाब राजा बना। ब्रिटिश लोगों ने कलकत्ता की फोर्टिफिकेशन को बढ़ाना शुरू कर दिया, ये सोच के कि शायद ये जो नया राजा है ये उतना पावरफुल नहीं होगा जितना कि इसका दादा हुआ करता था। धीरे धीरे सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में अपनी सेना भेजी। भाई, आप लोग मेरी किंगडम में बिना मेरी परमिशन के अपनी फोर्टिफिकेशन कैसे बढ़ा रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव मैड्रास के लिए निकल पड़ा 900 यूरोपियंस और 1200 सिपाहियों के साथ, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर के वेपन्स थे उनके पास, जो कि मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ मॉडर्न वॉरफेयर में अच्छे से ट्रेंड थे। इनके साथ वैसे तो ये आर्मी काफ़ी कम थी, लेकिन ये वेल ट्रेंड आर्मी थी। निकल पड़ा और हुआ बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के अंडर थी, और सिराजुद्दौला की आर्मी, यानी बंगाल आर्मी सिराजुद्दौला के अंडर थी, कलकत्ता और मुर्शिदाबाद के बीच में प्लासी नाम की एक जगह पे
ये लड़ाई लड़ी गई। मीर जाफ़र जो नवाब बनना चाहता था, सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना चाहता था, उसने सिराजुद्दौला की साइड के इंडियन सिपाहियों को रिश्वत देके लड़ाई के दौरान ही उनके हथियार डलवा दिए और क्लाइव बिना किसी मेहनत के आसानी से लड़ाई जीत गया। मीर जाफ़र ने, जो कि सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा के खुद नवाब बनना चाहता था, उसने कुछ सिपाहियों को रिश्वत देके लड़ाई में हथियार डलवा दिए उनसे, उन्होंने लड़ने से मना कर दिया और बिना लड़े ही चाल खेल के रॉबर्ट क्लाइव ये लड़ाई जीत गया। ब्रिटिश लोगों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। जाहिर सी बात है, मीर जाफ़र अब एक पपेट एम्परर बना, एक कठपुतली राजा बना। वो उसको वही करना पड़ता जो कि ब्रिटिश कंपनी कहती। उसने बहुत सारा पैसा और 24 परगनास, ये इलाके होते हैं, 24 परगनास ब्रिटिशर्स को गिफ्ट में दे दी। लेकिन मीर जाफ़र लगातार बढ़ती हुई कंपनी की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए कंपनी ने मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम, जो कि उसी का दामाद था मीर जाफ़र का, उसको नवाब बना दिया। अब मीर कासिम ने राजा बनते ही ब्रिटिश कंपनी को दी गई सारी ट्रेड फैसिलिटीज़ हटा दी और ब्रिटिश और इंडियन कंपनीज को एक समान अवसर दिए। इससे ब्रिटिश कंपनी जो है नाराज़ हो गई, उसने मीर कासिम के ऊपर अटैक कर दिया। मीर कासिम भाग गया, अवध में जाके उसने शुजाउद्दौला के अंडर जाके शरण ले ली, जहाँ पे मुगल एम्परर शाह आलम पहले से छुपा हुआ था। यानी हुआ क्या, ब्रिटिश कंपनी ने जब ये देखा कि मीर कासिम हमारी बातें नहीं मान रहा है, तो ब्रिटिश ने मीर कासिम को मारने के लिए अपनी सेना भेजी। मीर कासिम घबरा के भाग खड़ा हुआ और शुजाउद्दौला, जो कि अवध का राजा था, वहाँ पे जाके उसने उससे मदद मांगी बचाने के लिए। शुजाउद्दौला के पास ही मुगल एम्परर शाह आलम भी छुपा हुआ था ब्रिटिश कंपनी के डर से। यानी वहाँ पे अवध में 3 राजा इकट्ठा हो गए थे। एक तो शाह आलम जो कि मुगल किंग था, एक मीर कासिम जो कि बंगाल का एम्परर रहा था, और एक शुजाउद्दौला खुद जो कि अवध का एम्परर था। अब होता है बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। बैटल ऑफ बक्सर बहुत इंपॉर्टेंट था इंडियन हिस्ट्री में। कंपनी की इस लड़ाई में जीत की वजह से बंगाल में और बंगाल के आसपास के बहुत बड़े इलाके में ब्रिटेन का कंट्रोल हो गया। यानी बैटल ऑफ बक्सर ने शुरुआत की थी कंपनी को इंडिया का राजा बनाने की एक तरीके से। मीर कासिम बंगाल का नवाब, उसने ब्रिटिशर्स का साथ देने से मना कर दिया था, ये पहले पढ़ चुके हैं। वो बंगाल को कम्प्लीटली अपने हक में लेना चाहता था। वो ब्रिटिशर्स की, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती हुई पावर को कंट्रोल करना चाहता था, इसलिए बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बक्सर बिहार में एक जगह का नाम है। ये बैटल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका इस वक्त सबसे बड़ा ऑफिसर था मेजर हेक्टर मुनरो, मीर कासिम, शाह आलम और शुजाउद्दौला। यानी देखिए बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच में होता है। एक तरफ थे तो 3 राजा, शुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम। दूसरी तरफ था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका लीडर था मेजर हेक्टर मुनरो। उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई है बक्सर में। इस लड़ाई में उन्होंने इन तीनों किंग्स को हरा दिया, ठीक है, और दीवानी राइट हासिल कर लिया बंगाल का। दीवानी होता है टैक्स इकट्ठा करने का हक कंपनी को मिल गया, यानी दीवानी इकट्ठा करने का हक कंपनी को मिल गया बिहार और उड़ीसा का। आगे आता है ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। अब जो दीवानी इकट्ठा करने का हक था वो ब्रिटिशर्स ने अपने साथ ले लिया। ड्यूअल गवर्नमेंट चलाई ब्रिटिशर्स ने बंगाल में। ड्यूअल गवर्नमेंट, देखिए ड्यूअल गवर्नमेंट में क्या था, ध्यान से समझिए। हाँ, नवाब जो था उसका काम था एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, और कंपनी का काम था आर्मी, जुडिशरी और रेवेन्यू को संभालना। यानी जितनी भी जिम्मेवारी थी, जिम्मेवारी वाले काम थे, वो तो दे दिए गए नवाब को, और जितने भी पैसा कमाने वाले, कंट्रोल वाले जो काम थे, पावर वाले जो काम थे, वो ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले लिए। अब इससे हुआ क्या, अगर कुछ भी गलत होता तो उसका जिम्मेदार ठहराया जाता नवाब को, ठीक है, और कंपनी साफ रहती। इस अरेंजमेंट से ब्रिटिशर्स को बहुत पावर मिल गई और जिम्मेदारी मिली नहीं। लेकिन आम जनता का इससे बड़ा नुकसान हुआ। बंगाल फेमाइन में 1770 में हजारों लोग मारे गए, लेकिन कंपनी ने विक्टिम्स की सहायता के लिए कुछ भी नहीं किया। नवाब बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता था क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग, जो कि बंगाल का गवर्नर था, इसने ड्यूअल गवर्नमेंट को बंद किया और बंगाल को कंप्लीटली अपने कब्जे में ले लिया। ब्रिटिश लोगों ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था।
ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पास किया था ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल और कंसोलिडेट करने के लिए। लेकिन कंपनी में करप्शन ऐसे ही चलता रहा। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जिससे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमजोरियों को दूर किया गया। यानी इंडिया में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती हुई पावर के साथ कंपनी के ऑफिसर्स का करप्शन भी बढ़ता जा रहा था और इंग्लैंड गवर्नमेंट, इंग्लैंड की सरकार नए नए कानून पास कर रही थी इस करप्शन को कंट्रोल करने के लिए, कंपनी के ऊपर अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट पास किया उन्होंने, पिट्स इंडिया एक्ट पास किया। आगे आता है स्टूडेंट्स एंग्लो मैसूर वॉर। राजा ऑफ मैसूर वोदियार डायनेस्टी का राजा जो था 1760 में मर गया। हैदर अली राजा बना वहाँ का। उसने बिजनौर, सुंदरे, सेरा, कनरा, बूटी यानी दूर दूर तक अपनी किंगडम को फैला दिया। मैसूर एक बहुत बड़ी पावर के रूप में जाना जाने लगा। इस वक्त वॉरेन हेस्टिंग मराठा से लड़ रहा था नॉर्थ में और हैदर अली से मुखातिब हो रहा था साउथ में। यानी जो ये वॉरेन हेस्टिंग इंग्लिश गवर्नर था, एक तरफ तो नॉर्थ में मराठा इसको बड़ा कड़ा चैलेंज दे रहे थे, इसका सिरदर्द बने बैठे थे, और दूसरी तरफ मैसूर से हैदर अली भी अपनी पावर बढ़ाता जा रहा था। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, हैदर अली काफ़ी सक्सेसफुल हो गया था। ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी उसने लड़ाई, मतलब मैड्रास को कब्जे में ले लिया। 1767 में निज़ाम, मराठास और ब्रिटिशर्स इन तीनों ने मिलके ट्रिपल अलायंस बनाई और हैदर अली के ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि ये तीनों ही हैदर अली की बढ़ती हुई पावर से जल रहे थे। देखिए, तीनों ने मिलकर हैदर अली पे अटैक किया। किस ने? निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने, मराठास ने और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तीनों ने मिलकर अटैक किया। लेकिन हैदर अली ने अपना गेम खेला। कैसे? उसने मराठास और निज़ाम को किसी न किसी तरीके से मना लिया। जैसे निज़ाम को अपनी किंगडम दे दी, किंगडम का छोटा सा हिस्सा दे दिया, मराठास को पैसा दे दिया, किंगडम को छोटा सा हिस्सा दे दिया। यानी मराठास और निज़ाम को उसने मना के इंग्लैंड को अकेला कर दिया पहले तो, और फिर इंग्लैंड को हरा डाला। उसने आरकोट पे अटैक कर दिया। ब्रिटिश लोगों को बड़ा नुकसान हुआ और आखिरकार हारी हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हैदर अली के साथ पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी। यानी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिशर्स को हार का सामना करना पड़ा हैदर अली की तरफ से। 1780 में इंग्लिश माहे में फ्रेंच फैक्ट्री पे अटैक करना चाहते थे जो कि मैसूर में आती थी, लेकिन हैदर अली ऐसा नहीं करने दे रहा था। इसलिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हार के हैदर अली और हैदर अली के जो साथी थे निज़ाम और मराठास, इनके ऊपर अटैक कर दिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। हैदर अली ने आरकोट के ऊपर कब्जा कर लिया, इंग्लिश आर्मी को हटा के वहाँ से। ब्रिटिश कंपनी ने दोबारा गेम खेला और उनकी अलायंस को, निज़ाम और मराठास की और हैदर अली की अलायंस को तोड़ दिया। बावजूद इसके हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को इस वॉर में ज़बरदस्त तरीके से हराया। यानी आप ये देख पा रहे हैं, हैदर अली बड़ा ही ब्रेव किंग था। उसने बार बार, जब तक वो जिंदा रहा तब तक उसने ब्रिटिशर्स को जीतने नहीं दिया। हैदर अली मर गया, उसका बेटा टीपू सुल्तान राजा बना। उसने भी बड़े ब्रेवली ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई जारी रखी, लेकिन ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई 1784 में, और दोनों ने, कंपनी ने और टीपू सुल्तान ने, ये डिसाइड किया कि हम लड़ाई की शुरुआत में जो अपनी टेरिटरीज थी वहाँ वापस चले जाएंगे और एक दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे। टीपू सुल्तान ने फ्रेंच के साथ एक अलायंस बनाई और ट्रावनकोर पे 1789 में अटैक कर दिया। जो ट्रावनकोर था वो ब्रिटिशर्स का एक जाना माना फ्रेंड हुआ करता था। यानी टीपू सुल्तान ने इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स को चुनौती दी थी। ब्रिटिशर्स को पहले से ही बहाना चाहिए था टीपू की पावर को क्रश करने का, इसीलिए लड़ाई शुरू हुई और मैसूर इस लड़ाई में, टीपू सुल्तान इस लड़ाई में हार गया। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन हुई 1792 में। मैसूर को अपनी आधी टेरिटरी ब्रिटिशर्स को देनी पड़ी और साथ में टीपू के 2 बेटे भी वॉर हॉस्टेजेस के तौर पे कंपनी ने अपने बंदी बना लिए और उनको पूरी जिंदगी जेल में रहना पड़ा। आ गया था फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। जब लॉर्ड वेलेस्ली इंडिया का गवर्नर जनरल बना 1798 में,
तो उसे लग रहा था कि टीपू सुल्तान की जो छोटी मोटी किंगडम बची है और फ्रेंच के साथ जो उसकी दोस्ती है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए उसने मैसूर के ऊपर अटैक कर दिया 4 साइड से। निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मराठास ने नॉर्थ से अटैक किया और ब्रिटिश ने बाकी 3 डायरेक्शन से अटैक किया। अब इतने ज़बरदस्त अटैक को मैसूर सहन नहीं कर पाया और श्रीरंगपट्टनम में मैसूर पूरी तरीके से हार गया। टीपू को इस लड़ाई में मार दिया गया, ठीक है। और मैसूर की बची खुची टेरिटरी भी ब्रिटिश, निज़ाम और मराठास ने आपस में बांट ली, ठीक है। और बचा खुचा छोटा सा हिस्सा, कोर इलाका जो था, वो वोदियार डायनेस्टी के प्रिंस को दे दिया गया, ठीक है। वोदियार डायनेस्टी शुरू में थी, हैदर अली से पहले वोदियार डायनेस्टी हुआ करती थी, जैसे जेडीसी डायनेस्टी में से आते हैं। तो वोदियार डायनेस्टी का जो बेटा बचा हुआ था, जो राजकुमार बचा हुआ था, उसको छोटी सी मैसूर किंगडम का राजा बना दिया गया। आगे आता है स्टूडेंट्स एंग्लो मराठा वॉर्स। मराठास की अंदरूनी प्रॉब्लम्स चल रही थी कुछ, और ब्रिटिशर्स ने इस बात का फायदा उठाया और मराठास को अपने कब्जे में लेने की सोची, मराठा किंगडम। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ब्रिटिशर्स जो है वो पेशवा रघुनाथ राव के साथ एक ट्रीटी साइन करना चाहते हैं माधव राव टू के खिलाफ। देखिए, जैसे हम बाकी किंगडम्स में किंग हुआ करता था सबसे पावरफुल, वैसे मराठा एम्पायर में पेशवा, जो कि उनका प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, पेशवा बहुत पावरफुल हुआ। पेशवा के हाथ में बहुत बड़े डिसीजन हुआ करते थे मराठा किंगडम। वहाँ पे भी किंगडम नहीं होता था मराठा से, लेकिन चलती थी पेशवा। तो ब्रिटिशर्स लोगों ने रघुनाथ राव के साथ एक ट्रीटी साइन करनी चाहिए माधव राव टू के खिलाफ, और मराठा चीफ्स, मराठा सरदार माधव राव को पेशवा बनाना चाहते थे, जबकि ब्रिटिशर्स रघुनाथ राव को पेशवा बनाना चाहते थे। रघुनाथ राव ने आखिरकार ये लड़ाई जीत ली, ये पेशवाशिप की लड़ाई जीत ली, और गिफ्ट के तौर पे सालसाते और बसीन को ब्रिटिशर्स को गिफ्ट में दे दिया, और ब्रोच और सूरत का टैक्स कलेक्ट करने का हक भी इंग्लिश इंडिया कंपनी को दे दिया। ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुई 1782 में, और 20 साल तक मराठास और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई ना होने की बात इस ट्रीटी में लिखी गई थी। यानी रघुनाथ राव और माधव राव के बीच में होने वाली लड़ाई का फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने इस लड़ाई में। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1801 में पेशवाशिप को लेकर फिर से लड़ाई हुई। पेशवा बाजीराव टू ने ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडियरी अलायंस साइन की। जसवंत राव होलकर दूसरी तरफ था। ब्रिटिशर्स ने पेशवा के साथ मिलके, बाजीराव और ब्रिटिश कंपनी ने मिलके होलकर को भगा दिया, होलकर को पिटा दिया, भगा दिया, और पेशवा बाजीराव पेशवा बन गया। उसने ब्रिटिशर्स के साथ फिर से वही किया, ट्रीटी साइन की, जैसे उसने फ़ायदा पहुंचाया था, रघुनाथ राव ने ब्रिटिशर्स को फ़ायदा पहुंचाया था, इस बार यही काम बाजीराव ने किया, ठीक है। मराठा चीफ्स सिंधिया और भोसलेज ने इसका विरोध किया कि आप ऐसे ब्रिटिशर्स को गिफ्ट्स नहीं दे सकते, और जब आपस में इस तरह की तकरारें बढ़ती गई तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो गया। मराठा चीफ्स एक होके नहीं लड़ पाए। वेल इक्विप्ड और डिसिप्लिन्ड ब्रिटिश आर्मी ने बड़े आराम से मराठा आर्मी को हरा दिया। भोंसलेज और सिंधियास को भी ट्रीटी साइन करनी पड़ी, और भोंसले और सिंधियास को, जो कि मराठा चीफ्स हुआ करते थे, मराठा सरदार हुआ करते थे, जैसे आपने फिल्म देखी होगी, आपने सुनी होगी तानाजी, वहाँ पे ये जो तानाजी थे, तानाजी मालुसरे थे, ये एक मराठा सरदार थे, मराठा चीफ थे। इसी तरीके से सिंधियास और भोसले भी मराठा सरदार हुआ करते थे। तो इनको भोसले और सिंधियास को भी अपनी बहुत बड़ी टेरिटरी ब्रिटिशर्स को देनी पड़ी। जहाँ पहले बाजीराव ट्रीटी साइन कर रहा था इनके साथ, कंपनी के साथ, अब इनको भी करनी पड़ी लड़ाई में हारने के बाद। अब यहाँ पे सब्सिडियरी अलायंस के बारे में बताया गया है। सब्सिडियरी अलायंस ब्रिटिश पॉलिसी हुआ करती थी। ब्रिटिशर्स इस पॉलिसी के तहत मिलिट्री पावर प्रोवाइड किया करते थे इंडियन किंग्स को, और इसके फेवर में एक पेमेंट लिया करते थे अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए। यानी ब्रिटेन अपनी आर्मी के लिए जो पैसा खर्च करता था वो किंग को देना पड़ता था, और बदले में किंग को लड़ाई के वक्त ब्रिटिश आर्मी की हेल्प मिल जाया करती थी। एक कंपनी का एक ऑफिसर रेजिडेंट
कोर्ट में बिठाया जाता था, इंडियन किंग की कोर्ट में, और इंडियन किंग कोई भी फैसला नहीं ले सकता था रेजिडेंट की परमिशन के बिना। यानी जिस किंग ने ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडियरी अलायंस साइन कर ली, तरीके से वो ब्रिटिशर्स के हाथों का पपेट बन गया। अब आता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। पेशवा बाजीराव टू ब्रिटिशर्स के नीचे रह के काम करना पसंद नहीं करता था। उसने कोशिश की मराठा चीफ्स को इकट्ठा करके कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, उसको सरेंडर करना पड़ा। ब्रिटिश लोगों ने पेशवाशिप को ही खत्म कर दिया और मराठास को छोटी सी किंगडम सतारा का एक शहर, छोटा सा किंगडम, जो पहले आधे से भी ज़्यादा आधे इंडिया के ऊपर राज करती थी जो किंगडम, वो सतारा के छोटे से हिस्से में सिमट के रह गई और माइटी मराठा पावर खत्म हो गई। 1814 से 1826 के बीच में ब्रिटिशर्स ने और भी कई लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे गुरखास नॉर्थ में, बर्मीज नॉर्थ ईस्ट में, उनके साथ भी पीस ट्रीटी साइन करके ब्रिटिश इंडिया का फाउंडेशन रखा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। एंग्लो सिख वॉर्स, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, इस पीरियड में सिख पावर नॉर्थ वेस्ट पंजाब में लगातार बढ़ती जा रही थी। महाराजा रणजीत सिंह के साथ ब्रिटिशर्स ने एक ट्रीटी साइन की, ठीक है, जिस ट्रीटी के तहत दोनों एक दूसरे को तंग ना करने की बात कह चुके थे। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद सिख्स की आपस में लड़ाइयाँ होने लगी, कौन राजा बनेगा, कौन सरदार बनेगा। सिख्स ने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी बना रखी थी ब्रिटिशर्स और अफगान फोर्सेस को हराने के लिए, बहुत ज़बरदस्त फोर्स थी। हमें सिख लोगों की ब्रेवरी को पूरी दुनिया में माना जाता था। जब ब्रिटिश लोगों ने अटैक किया, पंजाब की आर्मी ने, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख सारे थे, बहुत ही बहादुरी से इतनी बड़ी ब्रिटिश आर्मी का सामना किया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर लाल सिंह और कमांडर तेज सिंह धोखेबाज साबित हुए। इन्होंने रिश्वत लेके लड़ाई के बीच में हथियार डाल दिए और आखिरकार पंजाब आर्मी इन दोनों की धोखेबाजी की वजह से हार गई और ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करनी पड़ी पंजाब और ब्रिटिश कंपनी को आपस में। ब्रिटिश लोगों ने जुलंधर दोआब होता है, दो नदियों के बीच का इलाका, बड़ा ही फर्टाइल इलाका होता है, टैक्स बहुत अच्छा आता है। जुलंधर दोआब को ऑक्यूपाई कर लिया और जम्मू कश्मीर को, जो कि उस वक्त पंजाब का एरिया था, जम्मू कश्मीर को राजा गुलाब सिंह डोगरा को हैंड ओवर कर दिया। राजा गुलाब सिंह डोगरा उनका एक पपेट एम्परर था ब्रिटिश कंपनी का। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, ब्रिटिश पंजाब के ऊपर कंप्लीटली हक करना चाहते थे, सिख्स को की किंगडम को पूरे तरीके से ख़त्म करना चाहते थे। और लाल सिंह, जो कि फर्स्ट में हमने देखा धोखेबाजी करी थी, लाल सिंह को जब निकाला सिख्स ने अपनी किंगडम से षड्यंत्र के कारण, तब लॉर्ड डलहौजी को बहाना मिल गया। लॉर्ड डलहौजी एक ग्रेट एनेक्सेशनिस्ट था, यानी वो हर किसी को हरा के ब्रिटिश इंडिया में शामिल कर रहा था। उसने पंजाब के ऊपर अटैक किया और पंजाब को 1849 में ब्रिटिश इंडिया में शामिल कर लिया। ब्रिटिश लोगों ने धीरे धीरे इंडियन प्रिंसेस की पावर को कम किया, अपनी पावर को बढ़ाया और धीरे धीरे ऐसा करते करते इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे इंडिया के ऊपर कब्जा कर बैठी। आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को